सितारे और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आज बात बीजेपी की चुनावी रणनीति की, जिसकी रूपरेखा दिल्ली दरबार में तय की गई, जहां बीजेपी ने देश के बाद प्रदेश में अपना डंका बजाने के लिए तैयारी कर ली है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 प्रदेश, जिसमें यूपी भी शामिल है, जहां से दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है। लेकिन फिलहाल तो लड़ाई लखनऊ की कुर्सी की है, जिसको लेकर दिल्ली में मंथन हुई। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम ने जीत का मंत्र दिया। अपने 50 मिनट के संबोधन में पीएम ने आगे की राजनीति की दशा और दिशा तय कर दी। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या इस बार भी 5 राज्यों के चुनाव में पीएम मोदी ही बीजेपी का चेहरा होंगे? क्या चुनाव में क्षेत्रीय चेहरों के साथ पीएम का चेहरा आने से बीजेपी बन जाएगी बाहुबली? आखिर कब तक संकट मोचक बने रहेंगे पीएम मोदी? क्या बीजेपी के पास कोई और चेहरा नहीं? सवाल कई हैं, लेकिन क्या इन सवालों का है विपक्ष और सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब? जानेंगे और बहस करेंगे इस शो में, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संकल्प से सिद्धि तक, सेवा से समर्पण तक, जन सामर्थ्य से इतिहास रचने तक, बीजेपी जब दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में जुटी तो इसी पर मंथन हुआ। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने जीत का पंचामृत दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए, बिकम ए ब्रिज ऑफ फेथ फॉर कॉमन मैन। मंथन दिल्ली में हुआ तो एक्शन उन 5 राज्यों में दिखेगा जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि असल लड़ाई यूपी की है, जिसके जरिए ही दिल्ली का रास्ता पहुंचता है। वैसे तो यूपी के चुनाव में योगी ही सीएम का चेहरा है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि जीत की असली गारंटी तो पीएम मोदी ही है। चुनाव में मुद्दों की भरमार है, चाहे बात कोरोना की हो या महंगाई की या एंटी इनकम्बेंसी या किसानों की। ये वो मुद्दे हैं जो हाल के दिनों में बीजेपी को परेशान करते रहे हैं और विपक्ष के हाथ में बड़े हथियार की तरह है। लेकिन बीजेपी ने भी तैयारी कर ली है, सरकार के कामों की पूरी लिस्ट बना ली है। 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाकर मोदी सरकार ने इतिहास रचा है। तेल की आसमान छूती कीमतों के बीच मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाकर तुरुप का पत्ता फेंका है। किसानों के खाते में सालाना 6000 ट्रांसफर करके भी बीजेपी ने काफी हद तक विपक्ष की धार को कुंद किया है। यानी बीजेपी जनता के बीच अपने ट्रैक रिकॉर्ड को दिखाकर ही विधानसभा चुनाव में जाना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि लगातार सामान्य व्यक्ति के मन से जुड़कर के जो पार्टी एक राजनीतिक विचार को आदर्श के रूप में लेके चली है, आज उसका एक व्यापक परिणाम भी देखने में आता है। और वो व्यापक परिणाम इस रूप में है कि दुनिया के लोगों ने अनेक क्षेत्रों में, चाहे कोविड में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा हो, और चाहे जलवायु परिवर्तन पे भारत के द्वारा विश्व में स्थापित किए गए मानक हो, उसको स्वीकार किया है। हालांकि यूपी चुनाव जैसे ऐसे करीब आ रहा है, नए नए मुद्दे जुड़ रहे हैं, जिन्ना अगड़ा पिछड़ा से लेकर पाकिस्तान तक। लिहाजा हर मोर्चे पर यूपी पर फोकस और बढ़ा है। 2022 में हम लोग रिकॉर्ड विजय फिर से प्राप्त करें। अखिलेश यादव भी आज बैठक कर रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण राजभर समाज के मुखिया के साथ में। वो बड़ा चैलेंज आपके लिए साबित हो रहे हैं, आप मानते हैं? नहीं, एकदम नहीं मानते। आपकी लड़ाई किससे है? भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई में जो आना चाहे वो आए, अभी तो लड़ाई में कोई नहीं। माननीय मोदी जी के जो कार्य हैं वो चढ़कर बोलते हैं, और योगी जी के कार्य जो हैं पूरे एक अनुगामी हैं माननीय मोदी जी के। मोदी जी का एक प्रतिरूप की तरीके से उन्होंने एक अच्छा समन्वय, जो भारत का सबसे अच्छा समन्वय किसी राज्य का हो सकता था, वो उत्तर प्रदेश और केंद्र के बीच का जो समन्वय है वो एक आदर्श है, और इसमें सब एक दूसरे का पूरक बन के काम किया। बीजेपी दावा कर रही है कि चुनावी मैदान में कोई टक्कर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी को यूपी चुनाव में वॉक ओवर मिलने जा रहा है। वैसे तो यूपी में इस बार की लड़ाई बहुकोणीय होने के आसार हैं। अखिलेश पूरे जोश के साथ यूपी नापने में लगे हैं। कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी ने एक तरफा अभियान छेड़ रखा है और योगी सरकार को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ रही। उधर मायावती भी 2007 की सोशल इंजीनियरिंग वाला करिश्मा दोहराने की हसरत पाले बैठी। अब इन्हें चिंता करनी चाहिए
चिंता इसलिए करनी चाहिए, 3-4 साल से मुद्रा करते रहे, बताएं आज मुद्रा का आंकड़े साझा करें। बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, भुखमरी क्यों बढ़ गई, हंगर इंडेक्स में हम नीचे और लुढ़क क्यों गए, बेरोजगारी में हम और क्यों लुढ़क गए, यह बताइए कि आत्महत्याएं, 10 लाख आत्महत्याएं हो जाना एक देश में, ये कोई छोटी बात है? यानी इस बार का यूपी का चुनाव काफी कठिन होने वाला है। हालांकि सत्ताधारी बीजेपी के पास विरोधियों के खिलाफ राम मंदिर नाम का सबसे बड़ा औजार है, जिसका वो भरपूर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जय जय श्री राम, जिसे सीएम योगी ने दिल्ली मंथन से पहले ही साफ कर दिया था। लखीमपुर खीरी की 7 सीटें हैं, 7 के 7 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज मुझसे लिख के ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 325 सीटें अपने सहयोगियों के साथ उत्तर प्रदेश में जीती थी। इस बार फिर से 325 सीट से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। यानी साफ है कि 2022 के विजय पथ को तय करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति को अमली जामा पहना दिया है। 2019 में दूसरी बड़ी जीत के बाद बीजेपी की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम समेत 124 सदस्य मौजूद रहे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से कई मंत्री, मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग का हिस्सा बने। वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी वर्चुअल माध्यम से कार्यकारिणी में शिरकत की। बीजेपी की यह बैठक इसलिए खास हो जाती है क्योंकि हाल के दिनों में 13 राज्यों में 29 विधानसभा और 3 लोकसभा उपचुनावों में पार्टी का प्रदर्शन मिला जुला रहा। लेकिन सबसे ज्यादा निराशा हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली, जहां उपचुनाव में बीजेपी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 2022 का चुनाव बीजेपी के लिए सेमीफाइनल से कम नहीं। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। कुछ खास मेहमान इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता एसपी के हमारे साथ हैं। एमएच खान प्रवक्ता बीएसपी के हमारे साथ होंगे और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी भी हमारे साथ है। लेकिन संबित पात्रा, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, 6 घंटे तकरीबन ये मंथन चला। आज इस मंथन के बाद निकला क्या, प्रकाश डाल पाएंगे? देखिए अर्पिता जी, सबसे बड़ी बात है कि 6 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से देश के विभिन्न कोनों से जुड़ते हुए मंथन कर सकती है, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। आप देखिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की स्थिति, आप देखिए ये मंथन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में हो नहीं सकती है। मंथन होता है तो वहां टमाटर की मार होती है। मैं तो पहले धन्यवाद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से ये मंथन करती है, यह भी अपने आप में एक केस स्टडी है। दूसरा विषय है इसमें से निकला क्या। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो इसमें से निकला वो कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। आज खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में सर्वाधिक महत्व कार्यकर्ता को दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो मणिपुर का हो, पंजाब का हो, गोवा का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, जो कार्यकर्ता है जिस प्रकार से कोविड काल में उसने अपनी जीवन की परवाह करते बगैर वो सड़क पे निकला। जिस समय से उसने राशन बांटने आरंभ किया, क्योंकि 2 करोड़ से अधिक राशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बांटे हैं, उनको प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद दिया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर चर्चा हुई, क्योंकि यह अपने आप में पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करता है, अपने आप में एक केस स्टडी बन के उभरा है और एक पुस्तिका के रूप में जिस प्रकार पूरे विश्व ने इसको सराहा है उस पर भी चर्चा हुई है। अनेकों और विषय हैं और 5 राज्य जो चुनाव में जाने वाले हैं उनके मुख्यमंत्री, उनके अध्यक्ष, उन्होंने अपने राज्यों में जिस प्रकार का काम जी, हुआ अगर है, एक शब्द में समझें तो शायद विकास को लेकर ही आप उतरने वाले हैं मैदान में। स्वाभाविक रूप से ये 2 वर्ष जो रहे हैं देश में बड़े संकट के वर्ष तो हम ये भी मान रहे हैं कि आने वाले जो चुनाव होंगे, जब रैलियां शुरू होंगी तो विकास ही मुद्दा होगा, इधर उधर की बयानबाजियां नहीं होंगी। ठीक है, मैं आ रही हूं अभय दुबे साहब। देखिए, बीजेपी तो ये कह रही है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी, हम तो ऐसे कार्यकारिणी मतलब ऐसी बैठकें करते भी हैं, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी तैयारी कहां है सर, और क्या कहेंगे आज की राष्ट्रीय जो बैठक कार्यकारिणी की हुई है उसको लेकर? अर्पिता जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मूल मंत्र दिया, सेवा परमो धर्म। जबकि समूचा देश 7 वर्ष में जान गया है कि इनका एकमात्र धर्म है, वो है सत्ता परमो धर्म। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रजातंत्री व्यवस्था की बात कर रहे थे संबित पात्रा जी, कैसे समाधान निकाला? वो मुखर लोग
वो दो मुखर लोग जो राष्ट्रहित के मुद्दे उठाते थे, वरुण गांधी और मेनका गांधी जी, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर किया। मुद्दे क्या उठाते थे? वो उठाते थे कि किसानों के साथ बर्बर व्यवहार हुआ, उनको रोंद कर लखीमपुर में, ये नहीं होना चाहिए था। वो मुद्दे उठाते हैं कि आदित्यनाथ जी 17 जिलों में किसानों ने फसलें जला दी है, धान खरीदा नहीं जा रहा है। वो मुद्दा उठाते थे कि प्रधानमंत्री जी जो 6,000 रुपए प्रधानमंत्री सहायता निधि दे रहे हैं वो अपर्याप्त है, क्योंकि आपने 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर लागत बढ़ा दी। वो मुद्दा उठाते थे कि धान और गेहूं में पर्याप्त समर्थन मूल्य नहीं दे रहे हो। वो मुद्दा उठाते थे कि 400 रुपए प्रति क्विंटल आदित्यनाथ जी आपने कमिट किया था गन्ना के किसानों का दो, तो उनको उठाकर बाहर कर देते हैं। बड़ी बड़ी नैतिक मूल्यों की बात की। अभी इनकी जो रिपोर्ट एनएसएसओ की आई उसमें बताया कि एक किसान की आमदनी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत आमदनी 26 रुपए 67 पैसे मात्र रह गई। शर्म नहीं आई? 74,000 रुपए का औसत कर्ज हिंदुस्तान के किसानों पर हो गया। 9,52,879 लोगों ने 7 साल में आत्महत्या की। ठीक है, सुधांशु जी से जवाब ले लूं, फिर अनुराग भदौरिया आ रही हूं आपके पास। ठीक है सर। 70% बेरोजगारों ने, 139% डेली वेजर्स ने आत्महत्या। ठीक है, यानी अभय दुबे जी सीधे तौर पर देखिए संबित पात्रा ये पूछ रहे हैं कि अगर आप साल में 25 रुपए एक तरीके से लगा लें, 25 रुपए अगर बढ़ाते हैं पेट्रोल डीजल में, उसके बाद 5 रुपए और 10 रुपए अगर आप कम करते हैं डीजल और पेट्रोल में, तो इसको किस तरीके से आप इसी को लेकर चुनाव में उतरेंगे, या आज इसको लेकर भी चर्चा और मंथन हुई है कि आने वाले दिनों में कुछ और राहत आम जनता को मिलेगी, या सिर्फ यही 5 और 10 रुपए का ही एक तस्वीर लेकर आप चुनावों में उतरने वाले? देखिए अर्पिता जी, अभी अभय दुबे जी ने सही कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई है उसका मूल मंत्र था सेवा परमो धर्म। कम से कम कांग्रेस की तरह मेवा परमो धर्म तो नहीं था। सेवा तो इनके खून में है नहीं, मेवा ही परम धर्म। हर विषय से मेवा कमाना, हर विषय में भ्रष्टाचार करना, ये हमारा धर्म नहीं है। उससे हम कोसों दूर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी बात है, इन्होंने किसानों के विषय में कहा। देखिए अर्पिता जी, ऐसा नहीं था कि 2014 से पहले किसानों की स्थिति भारतवर्ष में एकदम सोने जैसे थी और मोदी जी आए और किसानों को खराब कर दिया। पहली बार हिंदुस्तान में किसानों को डीबीटी के माध्यम से जिस प्रकार से 2,000 रुपए पर क्वार्टर भेजा जाता है, 6,000 रुपए प्रति वर्ष भेजा जाता है, और अब तक किसानों का जिक्र कर रहे हैं तो ये भी तो पहले नहीं था कि किसान इतने समय से बैठे हों। ये भी तो पहले नहीं हुआ है ना, ये भी तो अभी हो रहा है कि किसान लगातार अपनी बात को लेकर डटे हुए हैं। नहीं अर्पिता जी, शायद नहीं अर्पिता जी, शायद आपको थोड़ी सी गलतफहमी है। किस प्रकार से किसानों को लेकर गोलीबाजी होती थी, मध्य प्रदेश में हुआ था, किन स्थानों में हुआ था, कितने लोग मारे गए? मध्य प्रदेश मंदसौर में, यहाँ आपको पता सरकार थी। दूसरा विषय नहीं, मंदसौर का नहीं बता रहा हूं। मंदसौर में हमने इस पर पूरी तरह से एक विवरण रखा था कि किस समय मध्य प्रदेश में इससे पहले दिग्विजय जी के समय किस प्रकार 15 किसानों को गोली का शिकार होना पड़ा था, यह भी हमने रखा था। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था अर्पिता जी। इस प्रकार अगर सब लोग एक दूसरे के बीच में बिल्कुल देखिए स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। अभय दुबे जी अपनी बारी में बोलिएगा, संबित पात्रा जल्दी से कंप्लीट कीजिए, अनुराग भदौरिया के पास भी जाना है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, पहले आप इस पर जवाब दे दें, मैं आपसे चाहूंगी कि इस पर आप जवाब दें। पेट्रोल डीजल के दाम क्या ये 5 और 10 रुपए जो कम हुए हैं, क्या यही एक बड़ा मुद्दा है? सिर्फ इतने से ही संतोष कर ले आम जनता और इसी को सोचकर अब वोट करने जाए? ठीक है, पहले किसानों का मुद्दा पूछा था। एलानाबाद हरियाणा में देखिए वो किसान प्रधान क्षेत्र है, किसानों के मुद्दे पर ही चुनाव हुआ। जितनी वोट हमें पिछली बार मिली थी उससे अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिली और हमने जीत दर्ज किया है। किसानों के मुद्दे पर हरियाणा का उपचुनाव लड़ा गया था, याद रखिए। और इस बार उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, वो याद है क्या? यह भी पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। हरियाणा में अभी भी तो उपचुनाव हुआ। अरे एलानाबाद करके आइए, ये पीसीआर का ऐलान, इनको बताइए कि ये हरियाणा में अभी हुए हैं उपचुनाव जिसका रिजल्ट अभी 1 तारीख को निकले। दुबे जी एक सेकंड जल्दी से कंप्लीट कीजिए। संबित पात्रा, क्या इस बार के जो उपचुनाव हैं, क्या वो इस बार आप उसका उदाहरण नहीं देंगे? नहीं, ये जो मैंने जो उदाहरण दिया हरियाणा का, आप वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे हुए हैं, आप अपने पीसीआर से पूछिए। ये अभी का चुनाव है, मैं कोई पिछले बार का चुनाव का नहीं बता रहा हूं। ये हरियाणा का एलानाबाद का चुनाव, ये अभी का चुनाव है और ये किसानों के मुद्दे पर लड़ा गया चुनाव है।
ये बिल्कुल आप अभी पता लगा लीजिए, आप पढ़ लीजिए इसको, ये चुनाव अभी का है, लेकिन ये सर, पुराना जहां चुनाव पर नहीं है। मेरा ठीक और है, एक दूसरा किसान का मैं बार बार महंगाई पर भी सवाल पूछ रही हूँ, आप उस पर बच रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ जो पेट्रोल डीजल को लेकर, क्योंकि विपक्ष भी ये कह रहा है कि जहां जहां हारे तो जनता ने जवाब दिया, आप उस पर जवाब दीजिए ना। पेट्रोल डीजल पे भी जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए, दे रहा हूँ ना। पेट्रोल और डीजल पे हमसे बार बार जवाब पूछा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं कट करती है एक्साइज ड्यूटी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10 रुपए और 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे कट कर दिया। हम सवाल पूछ रहे हैं ये जो कांग्रेस शासित राज्य है ये क्यों नहीं कट कर रहे हैं एक्साइज ड्यूटी। देखिए, पेट्रोल के प्राइस तय करने का विषय तो सरकार के हाथ में नहीं है, ये भी आप जानते हैं, मगर एक्साइज ड्यूटी कट करना, वैट हटाना या उसको नियंत्रित करना, अनुराग भदौरिया के आ रही हूं मैं जल्दी से। अभय दुबे जी, बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो भी राहत मिली है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 12 रुपए कम की, क्यों नहीं कम कर रहे हैं राज्य, ये एक बड़ा सवाल है अभय दुबे। अर्पिता जी, इन्होंने कम किया, अपने आप ही कम हो गए। और बीजेपी के राज्य ने किया है, 12 रुपए कम किया है योगी जी ने। सर, पंजाब को अभी याद आया है। 2 रुपए 60 पैसे डीजल पर, 1 रुपए 80 पैसे पेट्रोल पर राजस्थान में, सारे राज्यों में कम। 2 रुपए क्यों किया? जब हमने 12 रुपए किया तो आपने 2 रुपए क्यों किया? अरे आप 4.5 लाख करोड़ रुपए का डाका डालने लगे हर साल। हिंदुस्तान के राज्यों का हक छीन रहे हैं, उनके जीएसटी का कंपनसेशन समय पर नहीं दे रहे। ये जवाब नहीं हुआ सर मेरे सवाल का। अनुराग भदौरिया का रुख कर लेते हैं। अनुराग भदौरिया, आज जो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई है, इसमें जो प्रमुख बातें कही गई हैं कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बैठक को? अब मैं सेवा के बारे में बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे केस स्टडी है, ये बिल्कुल केस स्टडी है। जहां हिमाचल से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं वहां पे आप सारी सीटें हार जाते हैं, केस स्टडी तो है। जहां मंडी की सीट आप 3.5 लाख से जीते थे, आज वो बुरी तरह हार गए, केस स्टडी तो है ये। विधानसभा भी हार गए, बिल्कुल केस स्टडी है। और भी केस स्टडी है भारतीय जनता पार्टी में। लखीमपुर के पहली बार ऐसा देखा गया है कि लखीमपुर से जो सांसद हैं, जो इनके बहुत प्रिय हैं, जो लोग जिनके बेटे श्री रौन देते लोगों को, जिनके ऊपर मुकदमे भी हैं, केस स्टडी तो है। फिर भी आज जो मंत्री बने हुए हैं, गृह राज्य मंत्री, और गृह मंत्री के बगल में खड़े होते हैं, ये केस स्टडी कहां देखने को मिलेगी? ऐसे अपराधी गृह राज्य मंत्री हैं, एक केस स्टडी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में केस स्टडी का जवाब नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल की कीमत तो सरकार के पास कम करने को नहीं है, तो पहले यार 2014 में क्यों सिलेंडर और पेट्रोल के लिए हंगामा काटते थे कि सरकार कम क्यों नहीं कर रही है? तब भी तो सरकार के पास नहीं था। आप लगातार 1.5 साल से डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे थे, एक दिन थोड़ा सा कम कर दिया, मतलब समुद्र से एक लोटा पानी निकालने की बात कर रहे हो। जो महंगाई आपने बढ़ाई है देश के अंदर में, आलू प्याज टमाटर तक महंगा है, सरसों का तेल 250 रुपए है, बेचारा गरीब व्यक्ति दिया नहीं जला पाया दीपावली में अपने घर में। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं है। सरकार है, बल्ले बल्ले है, चाहे दिए पे दिया जलाओ। बेचारा गरीब आदमी के बारे में सोचा आपने? वो सरसों का तेल कैसे दिया जलाएगा? वो दिवाली कैसे मनाएगा? क्या उसको दिवाली मनाने का हक नहीं था? आपने वो भी हक छीन लिया। यहाँ पे लगातार परेशानियों से लोग, आप कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना में यहाँ पे बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प के मर गए लाखों लोग, और संसद में खड़े होकर आपके लोग क्या कहते हैं? मंत्री, एक व्यक्ति की भी मौत नहीं हुई। इससे बड़ा मजाक देश के साथ हो सकता है क्या? आप बताइए, उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो जहरीली शराब पीने से हजारों लोगों की मौतें हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री के वक्तव्य में कभी ये बात आती नहीं है। और लगातार बच्चों की बुखार से मौतें हो रही हैं, लगातार मौतें हो रही हैं, कभी कोई वक्तव्य आता ही नहीं है। मुख्यमंत्री भूल जाते हैं, मुख्यमंत्री इधर उधर की बात करेंगे, पता नहीं उनको क्या फितूर रहता है। जनता की बात नहीं करती, जनता भी 2022 में आपकी बात नहीं करेगी। जनता भी आपको इस बार बाहर का रास्ता दिखा देगी, वोट के माध्यम से ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि काल को याद पड़े, अरे ये तो महंगाई थी, हम तो चले गए। तब आपको याद आएगा कि महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं पे अत्याचार है। अभी नहीं आएगा समझ में, अभी केस स्टडी आपकी गड़बड़ है, थोड़ा ठीक कर लीजिए। अर्पिता जी, संबित पात्रा, मुझे आप 10 सेकंड, क्योंकि देखिए आप ही से सीधे सवाल होंगे जो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उठ रहे हैं, बीएसपी की तरफ से भी स्वाभाविक उठेंगे। मैं जल्दी से अहमद खान साहब को भी चर्चा में शामिल कर लेती हूँ, फिर सभी का जवाब आप मिलकर दे दीजिएगा। अहमद खान साहब, गप्पू भाई अभी फेंकेंगे लंबी लंबी गप्पे। सर, टपोरी तो नहीं, अरे कम से कम ऐसी टिप्पणी ना कीजिए, पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए, ठीक है? जब आप सरकार में थे सर, तब क्या हो रहा था सबको पता है। टपोरी तो नहीं हूं, आप मुझे ऐसा बोलोगे तो मैं भी आपको टपोरी बोलूंगा। पर्सनल अटैक नहीं, मैं आप दोनों को रोकूंगी सर, नहीं ऐसे चर्चा का स्तर गिरता है। अहमद खान साहब, आज जो ये कार्यकारिणी की बैठक हुई है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? बीजेपी ने तय किया कि किस तरीके की रणनीति अब आगे होनी चाहिए, खासतौर पर यूपी को लेकर, आपकी अपनी रणनीति क्या है? देखिए अर्पिता जी, बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई तो उसमें चर्चा महंगाई पर नहीं हुई,
उसमें चर्चा किसानों की समस्याओं पर नहीं, उस पर चर्चा जो है हत्याओं पर, महंगाई पर क्या हुई चर्चा, क्या क्या काम किया महंगाई के पर, काम का क्या करना, काम बताया क्या, ये काम मुझे करना महंगाई पर। आप 2014 से डायरेक्ट डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा करके 50 रुपया ज्यादा बढ़ा करके 10 रुपया 5 रुपया कम कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं आप। ये बढ़ाना फिर घटाना, 50 रुपया बढ़ाना और 10 रुपया घटाना, ये तो हमारी पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी बराबर आग्रह कर रही हैं, निवेदन भी कर रही हैं और मांग भी कर रही हैं कि पेट्रोल डीजल का दाम घटाया जाए। ये तो जो घटा है ये बहन कुमारी मायावती जी का प्रेशर है जो घटाया इन्होंने, वरना ये घटाते भी नहीं। और सवाल इस बात का है कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया, 5 राज्यों का चुनाव आ गया है, नहीं सर, मतलब अनिश खान साहब आप ये कह रहे हैं कि मायावती के चलते पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है? बात पूरी होने दीजिए अर्पिता जी, नहीं सर, होने दे रही है। अरे सर मैं तो समझना चाह रही हूँ, क्या मैंने सही सुना? मैं ये समझना चाह रही हूँ क्या मैंने सही सुना? नहीं 15 सेकंड में नहीं हुआ, आप काट दे रही है। नहीं सर, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बस मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, बोलिए। आप क्या पूछ रही थी, बोलिए क्या पूछना है? आप ये कह रहे हैं कि मायावती की वजह से एक्साइज ड्यूटी कम की है केंद्र सरकार ने, आपने ऐसा कुछ कहा क्या? नहीं, ये बराबर डिमांड कर रही थी, मांग कर रही थी और आग्रह भी कर रही थी बहन कुमारी मायावती। अच्छा, कि तमिलनाडु की सरकार ने कम कर दिया है, आप भी कम करिए, तब इसका प्रेशर पड़ा है, तब ये कम हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये इसको हम मानते नहीं कम हुआ है। 50 रुपया बढ़ा करके 5 रुपया कम करना, ये तो जनता के साथ जाति करना है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है, इसमें कहीं कानून व्यवस्था की बात नहीं कही गई। कार्यकर्ताओं की पिट ठोकी गई, तुम जाओ पिटोगे। एमएलए एमपी बीजेपी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कुर्ते फाड़े जा रहे हैं। क्या किसानों के 3 काले कानून क्यों नहीं वापस हुए? 3 कानून काले वापस पे क्यों नहीं चर्चा हुई? किसान आज 11 महीने 12 महीने से बैठा हुआ है, सैकड़ों किसान मर चुका है, इस पर क्यों नहीं चर्चा हुई? अरे भाई एक संवेदना व्यक्त कर देते, शोक कर देते कि हाँ इतने किसान मर गए हैं, हम इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, किसानों की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप तो सिर्फ कार्यकर्ताओं, अच्छा कोरोना काल की बात कर रहे हैं। कोरोना काल के सेकेंड वेव में लाखों लोग मर गए, किसी को दवा नहीं मिली, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को बेड नहीं मिला, किसी को हॉस्पिटल नहीं मिला, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिला, इसकी चर्चा नहीं किया इन्होंने। पूरे दुनिया में कोरोना काल ठीक है, जल्दी से संबित पात्रा छोटा सा इसका जवाब मैं चाहूंगी, क्योंकि देखिए सवाल तो कई दागे गए हैं, जाहिर तौर पर जवाब देने में वक्त लगेगा, लेकिन मुझे विजय त्रिवेदी साहब के पास भी जाना है। ठीक है सर, अहमद खान साहब एक सेकंड, संबित पात्रा वो ये कह रहे हैं, क्या आप जरा पहले ये स्पष्ट कर दीजिए, जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, क्या महंगाई जैसा मुद्दा उस पर था? क्या किसान से जुड़े मुद्दे वहां पर चर्चा किए गए? क्या इन मुद्दों के साथ आगे आपने कोई रणनीति बनाई है उतरने के मैदान में? नहीं बोलेंगे, नहीं, मैं तो इनको भी अगली बार इनवाइट कर दूंगा। इतना इनको अगर इच्छा है कि ये जाने हमारे यहाँ क्या हो रहा है, तो मैं दोनों भाइयों को इनवाइट करूंगा, दोनों आए हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अटेंड करें, बैठाएंगे गैलरी में इनको। बहरहाल मैं जवाब देता हूँ। देखिए अर्पिता जी, आपका स्टूडियो जहां से आप अभी डिबेट भी कर रही हैं वो भी उत्तर प्रदेश में है। आप खुद भी जानती हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 से पहले माफिया राज के अंतर्गत किस प्रकार का था। आप खुद बताइए, जिस प्रकार के डॉन और माफियाओं का राज सत्ता के संरक्षण में उत्तर प्रदेश में चलता था, आज उसमें किस प्रकार का परिवर्तन है। आज मेरा सवाल बहुत सीधा सा था और मैं उसका बहुत छोटा सा जवाब जानना चाह रही हूँ। क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो हुई है, यही सवाल हो रहे हैं कि क्या महंगाई किसानों के मुद्दे पर बात हुई? अनिश खान साहब, अब आप बोलते रहेंगे तो ऐसे चर्चा नहीं बढ़ेगी। सर एक सेकंड, सर आप ही का सवाल अर्पिता जी, अगर 4 लोग मेरे से सवाल पूछेंगे, अर्पिता जी अगर 4 लोग मुझसे सवाल पूछेंगे और मुझे 10 सेकंड मिलेगा तो मैं कैसे जवाब दूंगा? और पहले तो यहाँ पर दंगे तो बंद हो जाएं। नहीं संबित पात्रा, ये सारे दंगे करने में लगे हुए हैं, सब चिल्लाते रहते हैं। मुझे विजय त्रिवेदी के पास भी जाना है, हम तो किसी के बीच में नहीं बोलते हैं। एक सेकेंड अनिश खान साहब, सर मुझे आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी। सर एक सेकेंड, संबित पात्रा मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, आज जो ये बैठक हुई, महंगाई और किसान जैसे मुद्दे रहे, आगे आपकी रणनीति ऐसी रहने वाली है, इन मुद्दों के साथ उतरेंगे आप चुनाव में? मैं बता रहा हूँ अर्पिता जी, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, इन्हीं मुद्दों से तो उतर रहे हैं। जनता जनार्दन है, ये टीवी डिबेट देख के वोट नहीं करती है, ये उसके ऊपर क्या गुजरती है उसको देखकर वोट करती है। ये सवाल महंगाई और किसान तो जनता ही है सर, तभी तो मैं जनता को बता रहा हूँ जी, तो तभी तो बता रहा हूँ। जब अरे सुनिए ना अर्पिता जी, जरा सुनने की क्षमता रखिए। जब 10 रुपए मोदी जी ने छोड़ा पेट्रोल पे, 12 रुपए योगी जी ने छोड़ा, तो स्वाभाविक रूप से इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? इसका फायदा जनता को ही होगा। और जनता को जब सहूलियत मिलता है तो जनता 5 और 10 रुपए कम कर दिए बस।
तो जनता तय करेगी। अगर उसको लगता है इस प्रकार का है तो वो इस विषय पर चिंतन करेगी। जनता जानती है कि पेट्रोल का रेट बढ़ाना कम करना ये सरकार के हाथ में नहीं है। एक्साइज ड्यूटी को एक्साइज ड्यूटी पे नियंत्रण सरकार का होता है। मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पे नियंत्रण किया है। तो आज करीब 6 घंटे का मंथन चला। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीजेपी की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां संदेश दिया कि सेवा भाव से ही जनता के बीच पहुंचना, उनकी सेवा करेंगे और उसी के साथ साथ आगे बढ़ना है। साथ ही साथ विकास का मुद्दा होगा। 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं उसको लेकर एजेंडा भी वहां पर तय हुआ है। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय त्रिवेदी साहब का मैं रुकने की बार पाई थी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। विजय त्रिवेदी साहब, जो आज बातें कही गई, जिस तरीके का एजेंडा इन 5 राज्यों के लिए खासतौर पर बीजेपी ने तय किया, जो अभी तक छनकर सामने आ रही है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या महंगाई जैसा मुद्दा, किसानों जैसा मुद्दा उतना असर डालेगा जितना उपचुनाव में हमने देखा? अर्पिता जी, जब जितना मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है जिसका जिक्र किया आपने, मंथन का शब्द का इस्तेमाल किया, तो मंथन का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्ट। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा है जो संबित जी और पार्टी के प्रवक्ता आपको हमें सब लोगों को बताते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव चीजें हुई, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, और रणनीति के तौर पर पॉजिटिव चीजें क्या है और नेगेटिव चीजें क्या होती है, वो पार्टी के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पार्टी की कार्यकारिणी में महंगाई के मुद्दे पर भी चर्चा हुई होगी कि इतनी महंगाई हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी वो सब चीजों का असर देख रहे होंगे, उसको महसूस कर रहे होंगे। कोरोना में जो इस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ उत्तर प्रदेश में, दूसरे राज्यों में, उसकी चर्चा भी जरूर वहां पर हुई होगी। मंथन जब आप चर्चा करते हैं तो मंथन से मुझे अमृत मंथन और समुद्र मंथन याद आता है। तो समुद्र मंथन में क्या होता है कि अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है। तो जो अमृत है वो संबित पात्रा लेकर आ गए, अपने मुख्यमंत्रियों में बांट दिया है, और वो 5 मुख्यमंत्री, जो 4 मुख्यमंत्री हैं 5 राज्यों में, वो उस अमृत मंथन के घड़े को लेकर घूम रहे हैं। उससे कितना चुनाव का नतीजा निकलेगा, लेकिन उसके साथ विष भी निकलता है। मंथन में कभी ऐसा होता ही नहीं। आप दही दूध से भी बनाएंगे, मंथन करेंगे तो घी भी निकलता है और मट्ठा भी निकलता है। तो जो विष निकला है उस विष को कौन स्वीकार करेगा? भारतीय जनता पार्टी में वो कौन नीलकंठ बनेगा? अभी याद होगा आपको कि पिछले दिनों 12 मंत्रियों को नीलकंठ बनना पड़ा था कोरोना के बाद और सारे लोगों को। तो इन चुनावों के बाद नीलकंठ कौन बनेगा, कौन उस विष को स्वीकार करेगा, और क्या पार्टी की रणनीति है? बड़ा सवाल रख दिया सर आपने, संबित पात्रा। प्रदेश का नीलकंठ कौन बनेगा? और सिर्फ अमृत तो निकलता नहीं है जब मंथन चलता है, विष भी निकलता है। देखिए, विजय जी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने अमृत और विष की बात कही, अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हम लोग अमृत लेके आए हैं। मुझे पता है अमृत के लिए यहाँ पर और 3 प्रवक्ता बैठे हैं, उनमें लड़ाई हो रही है कि हमें भी अमृत दीजिए, हमें भी अमृत दीजिए। मगर ये विजय भाई का बड़प्पन है कि उन्होंने सारा अमृत हमारे मुख्यमंत्रियों तक पहुंचा दिया। अब रहा विषय की कौन बनेगा, कौन विष। ये देखिए फिर शुरू हो गए। बीजेपी के पास कहाँ है? ये मेरे समय में भी बोलेंगे अर्पिता जी, इनकी आवाज क्यों नहीं कम रखते हैं? ठीक है, एक एक करके 3 लोग हमारे खिलाफ हैं। सर बात अमृत की थी ना, इसलिए शायद सब बोल पड़े, लेकिन ठीक है, विष पर बात करेंगे तो शायद नहीं बोलेंगे। विष बची कहाँ है? ये तीनों तो पी चुके हैं सारा विष। नहीं, ये विष बचा कहाँ है अर्पिता बहन? ये तो तीनों प्रवक्ता सारे विष पी के बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। ये तो पूरा देखिए आप किस प्रकार जहर उगल रहे हैं। बहरहाल ऑन अ सीरियस टॉक, देखिए जहां तक विषपान करने का सवाल है, देखिए हम सब तो मनुष्य हैं, नीलकंठ से तो कोई किसी की कंपैरिजन नहीं कर रहा है। मगर आप बताइए, कोरोना काल में अगर सही मायने में देखा जाए, निरंतर परिश्रम करते हुए किसी व्यक्ति ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेट कराने का काम किया, तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। इस देश में जिस प्रकार की परिस्थिति 2014 से पहले, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि यहाँ काउंटर सवाल है मेरा। सर मेरा काउंटर सवाल ये है कि मुझे बार-बार रोक लेंगी तो मैं एक सेंटेंस में पूरा कैसे करूंगा? एक मेरा काउंटर सवाल है, मुझे जवाब देखिए आपने को देना है। आपने ये कहा अमृत और विष की हम बात कर रहे हैं, आप अभी भी अमृत की बात कर रहे हैं, आप विष की बात ही नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, आपने पूछा नीलकंठ कौन बनेगा? सर सुन लीजिए ना, संबित पात्रा। अरे आपका सवाल अभी थोड़ी देर पहले था कि नीलकंठ कौन बनेगा, अब आप बोल रही है मुझे नीलकंठ नहीं चाहिए। अरे तो सर मैं 4 सवाल पूछूं, 2 सवाल पूछूं, 1 सवाल पूछूं, आपको तो उतने ही आराम से जवाब दे सकते हैं। रुकिए एक सेकंड अनुराग भदौरिया, आप डिस्टर्ब करेंगे तो पक्का नहीं देंगे। रुक जाइए, आराम से जवाब दूंगा, मगर एक प्रश्न का जवाब देने तो दीजिए अर्पिता बहन। मेरा सवाल काउंटर सवाल सर, समझते हैं ना, काउंटर सवाल है सर, सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए। मेरा सवाल आपसे संबित पात्रा, आपने कहा अमृत और विष की बात कर रहे थे हम, आपने कहा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो आगे चला देश में वो तो अमृत हो गया,
जो हमने तस्वीरें देखी, बेड की कमी देखी, कोरोना से इतनी डेथ देखी, इतनी मौतें देखी, परिवार के सदस्य लोगों ने अपने खोए, उस विषय पर कब बात करेंगे? क्या उसको लेकर आप नहीं उतरेंगे चुनाव में, या उसको लेकर दो शब्द नहीं बोलेंगे, उसको लेकर कुछ नहीं बोलेंगे? उस विषय पर भी तो चर्चा कीजिए ना सर, अगर आप केवल अमृत पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे दो मिनट दीजिए, मैं दो शब्द बोलता हूं। नहीं, सही बात है, ये प्रश्न होना चाहिए, मैं जवाब देता हूं, आप धैर्यपूर्वक सुनिएगा इसको जरा। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है अर्पिता जी कि बहुत तकलीफ हुई कोरोना काल में। अपने चले गए हैं, कई लोग चले गए, कई परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। मगर अर्पिता जी आप बताइए, 2014 से पहले ऐसा था क्या कि सारे जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया हुआ था, सब जगह हॉस्पिटल बने हुए थे, N95 इस देश में बनता था, वेंटिलेटर इस देश में बनता था, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये सारी फैक्ट्रियां बंद करवा दिया, और उसके बाद हमने कोई बदमाशी, हमने पैसे खा लिए? ऐसा नहीं था अर्पिता जी। इस देश में एक N95 मास्क तक नहीं बनता था, वेंटिलेटर तो बहुत दूर की बात है। 3 महीने के अंदर N95 मास्क 5 लाख प्रतिदिन बनना, वेंटिलेटर 50,000 से अधिक वेंटिलेटर सारे अस्पताल में पहुंच जाना, 3 महीने के अंदर ऑक्सीजन 900 मेट्रिक टन से बढ़ा करके उसके उत्पादन को 10,000 मेट्रिक टन तक पहुंचा देना। आपको क्या लगता है ये छोटा विषय है क्या? आप सोच के, क्या झूठ है? आप लोग कह रहे थे ये वैक्सीन लगाना नहीं चाहिए, आपकी पार्टी कह रही थी इसमें गाय का खून है, अनुराग भदौरिया के अखिलेश जी कह रहे थे कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम लगाएंगे नहीं। अरे धिक्कार है आप जैसे लोगों के ऊपर, आप जैसे नफरती लोगों के होने के बावजूद इस देश की जनता ने 100 करोड़ वैक्सीन एक्सेप्ट किया। इस देश की जनता को नमन। आप जैसे धूर्त और मक्कार राजनीतिक पार्टियों के होते हुए भी इस देश की जीत हुई, ये बहुत बड़ी ठीक है संबित पात्रा, एक सेकंड, अबे दुबे, ऐसे धोखेबाज पार्टियां ऐसे। रोक रही हूं मैं आपको, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, T20 विश्व कप में टीम इंडिया की उम्मीदों को झटका लगा है। आपको बता दें बड़ी खबर, अफगानिस्तान पर नजर थी, अफगानिस्तान को 8 विकेट से न्यूजीलैंड ने हरा दिया है, और अफगानिस्तान की हार से ही ये भारत की जो उम्मीद थी, वो उम्मीद भी उसको बड़ा झटका यहां पर लगा। T20 विश्व कप में अफगानिस्तान की हार हुई है, क्योंकि पहले तो टॉस जीता अफगानिस्तान ने, उसके बाद बल्लेबाज चले नहीं, लक्ष्य बहुत छोटा रहा, और उसको बहुत ही आसानी से न्यूजीलैंड ने चेस कर लिया। आपको बता दें बड़ी खबर, T20 विश्व कप में अफगानिस्तान की हार हुई, और बड़ा झटका यहां पर उस उम्मीद को, जो उम्मीद हम लोग लगाए बैठे थे, क्योंकि भारत ने शुरुआती 2 मैच अपने गंवाए, जिसके बाद नजर दूसरे के परफॉर्मेंस पे, अफगानिस्तान पर नजर थी कि आखिरकार आज अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता तो राह थोड़ी आसान हो जाती। तो आपको बता दें न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया, तो बड़ा झटका यहां पर उम्मीदों पर कि सेमीफाइनल में पहुंचेंगे हम, लेकिन T20 विश्व कप से टीम इंडिया बाहर हो गया है। और ये सवाल रविंद्र जडेजा से भी पूछा गया था, उम्मीद तो उस वक्त तक हम लगाए हुए थे कि अफगानिस्तान की जीत होगी तो भारत के लिए आगे की राह खुल जाएगी, लेकिन इस हार के साथ अब सारी राह भारत के लिए बंद हो चुकी है। T20 विश्व कप से अफगानिस्तान की हार, और टीम इंडिया इसी हार के साथ साथ बाहर, क्योंकि अपने शुरुआती 2 मैच भारत ने अच्छे नहीं खेले, जहां से उसके बाद का परफॉर्मेंस भारत का बिल्कुल सही जरूर रहा, अच्छा खेला भारत, लेकिन ऐसे में अब नजरें टिकी हुई थी अफगानिस्तान पर। अगर आज अफगानिस्तान ये मैच जीतता तो भारत के लिए राह आसान होती, लेकिन अफगानिस्तान की हार के साथ ही भारत की उम्मीद खत्म हुई है। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया है। T20 वर्ल्ड कप से टीम इंडिया अब बाहर भी हो गई है, यानी जो उम्मीद लगाए लोग बैठे थे, फैंस बैठे थे कि भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगी, लेकिन वो उम्मीद अब टूट गई है। तो बड़ी खबर, T20 विश्व कप में अफगानिस्तान की हार के साथ बीजेपी की उम्मीदों को बड़ा झटका। तो 7:30 बजे विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त जो हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे उस पर लौटते हैं, और इस पर सवाल लगातार बन रहा था कि आखिरकार कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर अब बीजेपी की कार्यकारिणी के बाद एजेंडा सेट हुआ है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, और किन किन मुद्दों को लेकर बीजेपी उतरने वाली है। अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, अभय दुबे का आप कंप्लीट कीजिए, अनुराग भदौरिया। अर्पिता जी, इससे दुखद और शर्मनाक बात हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने सत्ता की भूख में झोंक दिया और हिंदुस्तान के नागरिक तिल तिल कर मरते रहे। इनके जो मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था ऑक्सीजन मैपिंग के लिए, उन्होंने कहा कि सरप्लस ऑक्सीजन थी, लेकिन इन्होंने ऑक्सीजन की मैपिंग नहीं की। अर्पिता जी, पूरा विश्व कह रहा था कि दूसरी वेव हिंदुस्तान में अमेरिका के 3 महीने बाद आएगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को चुनाव प्यारे थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि हमने इस महामारी पर जनवरी में ही विजय प्राप्त कर ली, और ये विभीषिका देखी हमने। अब ये तो इन चुनाव की, उपचुनाव में हार हुई है, तो इन्होंने
थोड़े से दाम घटाए हैं। अब इन लोगों के गोवा में जो तत्कालीन राज्यपाल थे 7 से 8 सीट पे आ गए, तो हार कहां से हुई है हमारी? गोवा का मुख्यमंत्री हम 7 पे थे, 7 से 8 पे आ गए विधानसभा सीट में, तो हमारी हार कैसे हुई है? एक के बाद एक 3 मुख्यमंत्री बने। अगर उत्तर प्रदेश में हार जाएंगे तो क्या होगा, एक 10 सेकंड में बताता हूं। वो तेल जो 250 रुपए के पार खाने का कर दिया है, वो वापिस कांग्रेस के शासन जितना 90 रुपए में आ जाएगा। वो नमक जो 90 रुपए के पार कर दिया है, वो 25 रुपए में हो जाएगा। आटा जो 90 रुपए का, कैसे हाँ वो इटली से लेके आ रहे हैं ना, राहुल गांधी गए थे नमक लेके आने के लिए। पूछने वाले लोग नहीं, वो इटली गए हैं, राहुल गांधी घर का नमक लेके आएंगे, इसलिए अभी तेल में आग लगना प्रारंभ हुई, दाल की जमाखोरी हुई, दाल के दाम में आग लगा दी। तो ये पूंजीपतियों के कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार अगर यूपी में आती है तो पेट्रोल डीजल के दाम कितने पहुंच जाएंगे सर? आप तो सब गिना रहे थे बकायदा। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहां से आ जाएगी? राहुल गांधी तो यूपी आ नहीं रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बड़ी आ जाएगी यूपी में। सर उनके वादे तो सुने जा सकते हैं ना, अभय दुबे जी बता रहे हैं। हाँ जल्दी से अभय दुबे जी, अनुराग भदौरिया का भी रुख करना है मुझे। देखिए हार से प्रीत रखते हैं प्रधानमंत्री जी, जो कह रहे थे ना 4 सीट नहीं आना है, वो वादे में तो चंद्रमा लेके आएगा। रुकिए, 60,000 जघन्य अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा, 12,000 अपहरण हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा, 3,779 हत्या उत्तर प्रदेश में हुई जो सबसे ज्यादा। इसको शांति का टापू बोलते हैं आप। जल्दी से अनुराग भदौरिया, बीजेपी ने तो पूरी अपनी रणनीति तय कर ली है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, समाजवादी पार्टी को नमाज पार्टी कह दिया गया है, आपकी अपनी तैयारी क्या है? ठीक है दुबे, अनुराग भदौरिया। इनके पास बार बार आपने पूछा महंगाई पे, तो महंगाई पे हमारे गप्पू भाई कोई बात करते ही नहीं है। जहां तक कि सेवा, बीजेपी ने सही बोला है कि सेवा में मेवा है, और ये बीजेपी को याद आ गया चुनाव के पहले कि सेवा में मेवा है, तो चुनाव के पहले बीजेपी को याद आ गया। अच्छी बात है, क्योंकि ये मेवा ही खोजते हैं, सेवा तो इनको करनी नहीं है। सेवा करनी होती तो आज 5 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार थी, देश में इतने दिनों से है तो डीजल पेट्रोल की कीमत इतनी नहीं होती, और ना ही इतनी महंगाई आपको उत्तर प्रदेश और देश में देखने को मिलती, ना ही इतनी बेरोजगारी देखने को मिलती। ये वो लोग हैं जो जनता की सेवा नहीं करते। अगर आप ही इतने हितैषी हैं आम जनता के, महंगाई से जुड़े मुद्दे क्यों नहीं आप लोग तो नहीं उठा रहे? आप तो जिम्मा ले आए उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, क्यों सर? अरे बोल तो रहे, देखो ये भारतीय जनता पार्टी को तो जो बात इनको बोलोगे, इनके पास कुछ बोलने को नहीं है। अरे तो ये क्या कैसे जनता के लिए बोले? जनता महंगाई में कैसे बोलेंगे? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, या भूमाफिया पैदा होगा नहीं बोलेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। छोड़िए फिर एमएच खान साहब, नहीं अगर आप जवाब दे तो मैं आपसे सवाल पूछूं सर, ऐसे अगर आप बोलते रहेंगे तो नहीं चलेगा। एमएच खान साहब, ठीक है, अनुराग भदौरिया आ रही है। एमएच खान साहब, बीएसपी की रणनीति अपनी क्या है? महंगाई, और आप यहां जब डिबेट में हम बैठते हैं और जब आम जनता की बात करते हैं तो हर पार्टी ये दिखाती है कि सबसे बड़ी रहनुमा आम जनता की कोई और नहीं, हम हैं। लेकिन महंगाई और विकास का मुद्दा लेकर कौन उतरता है सड़क पर? कितनी बार मायावती ने कोई प्रोटेस्ट किया या वो उतरी है सड़क पर? महंगाई जो बढ़ी है, जो आप कहते रहते हैं डिबेट में बैठकर, सड़कों पे किया है कभी प्रदर्शन कि ब्राह्मण सम्मेलन चलता रहता है सर? नहीं, ये तो आपका ये सवाल बीजेपी का है जो आप उठा रही हैं। सवाल हम सर मैंने बीजेपी के प्रवक्ता रखे हुए हैं सर। आप मुझे मत सर, सीधा सवाल बुरा लगता है तो आप इस तरीके से बात पलट देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं ये सुनूंगी नहीं सर। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, बताइए ना सर, मायावती ने महंगाई को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर उतरी है वो सड़क पे, मेरा सवाल ये है सर, बताइए ना। मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, हर मुद्दे पर बहन कुमारी मायावती जी और हमारी पार्टी सदन में इस्तीफा किसने दिया? आप बताइए, सदन में इस्तीफा किसी पार्टी का नेता आज तक इतिहास में जो बना हो, भारत जब से बना है, भारत हिंदुस्तान जब से बना है, राज्यसभा का उनका 4 साल का टर्म बाकी था, इन्हीं समस्याओं को लेकर के इस्तीफा एक अकेली बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है। किसी ने एमएलए का भी इस्तीफा दिया है? आज 120B का मुलजिम पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, किसानों को रोकने वाला आदमी जो कह रहा है कि मैं खुद बेटा मेरा बेटा साथ में थे, इस पर सवाल नहीं उठेगा। सवाल तो यह है कि ऐसी चीज। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी की वजह से आप सभी को यही रोकना पड़ रहा है, लेकिन सवाल तो यही बना हुआ है कि आखिरकार महंगाई और विकास का मुद्दा सिर्फ डिबेट में ही क्यों होता है? आम जनता के लिए क्यों सिर्फ बातें होती हैं, काम नहीं? एक बड़ा सवाल है।
तो आज करीब 6 घंटे का मंथन चला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें विष और अमृत दोनों, जैसा हम चर्चा में बात करें तो उस पर आज बात हुई। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या महंगाई और किसान का मुद्दा ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है आने वाले चुनाव में, और क्या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा होगा जिसको लेकर बीजेपी आगे उतरने वाली है? क्या सिर्फ काम पर बात होगी या राम के नाम पर भी वोट मांगे जाएंगे? ये तमाम सवाल बने हुए हैं। फिलहाल आज हल्ला बोल में इतना ही। आप देखते रहिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आज तक।